हेलो टू एवरीवन, दिस इज़ रुचि असवाल। और जैसे कि हम जानते हैं अब सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में कर दिया गया है, तो इसलिए अभी ऑनलाइन फॉर्म कभी भी आ सकते हैं। तो ये मैं इस वीडियो के थ्रू मैं आपके लिए 20 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि जून 2019 के हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क। इनमें से देखते हैं कौन से न्यूट्रिएंट्स मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन ए प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए। मिल्क में विटामिन सी तो प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है और विटामिन ए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है। ऑप्शन बी देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन सी एंड आयरन। अगेन विटामिन सी है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी देखते हैं, प्रोटीन, आयरन एंड विटामिन डी। ये भी नहीं है। ऑप्शन डी, प्रोटीन, कैल्शियम एंड विटामिन डी। दिस इज़ द राइट आंसर। तो फर्स्ट का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। मिल्क में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन, कैल्शियम एंड विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नॉन मेटल यूज्ड इन पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक इज। ऑप्शन इज आयोडीन, ब्रोमीन, सल्फर एंड क्लोरीन। तो ऐसा वो बताइए नॉन मेटल जो कि घाव में एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ किया जाता है और उसका कलर कैसा होता है? पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है। इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर इज़ इनकरेक्ट। एयर के रिगार्डिंग यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एयर इज़ नॉट प्रेजेंट इन सॉइल, एयर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर हैज़ वेट। सो द इनकरेक्ट ऑप्शन इज़ ए, एयर इज़ नॉट प्रेजेंट इन सॉइल। एयर जो सॉइल में प्रेजेंट नहीं होती, यही यहाँ पे इनकरेक्ट है। एयर जो है सॉइल में प्रेजेंट होती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन कॉलम ए विद द फंक्शन इन कॉलम बी। देखते हैं यहाँ पे मैच करके। लीवर, इसको एक बार खुद से ट्राई करके देखिए। लीवर जो है हमें पता है लार्जेस्ट ग्लैंड है, तो ए का क्या सही आंसर होगा? 4। अब देखिए ऑप्शंस में सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में 4 दे रखा है, तो हमें बाकी चीज़ की देखने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। लीवर जो है वो है लार्जेस्ट ग्लैंड। स्टोमक क्या करता है? वेयर प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स। गॉल ब्लैडर वेयर बाइल जूस स्टोर्ड एंड पेनक्रियास रिलीजेस digestive juice into small intestine. So the correct option is A. Which of the following statement about cells is true? यहाँ पे true पूछा हुआ है हमसे। correct statement, cells of tissue having similar structure, size of cells is same in a well organized organism, all the cells have nucleus, all cells are round in shape. यहाँ पे जो सही है सेल के बारे में स्टेटमेंट वो है ऑप्शन नंबर ए, सेल्स ऑफ अ टिश्यू हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर। जैसे कि हम जानते हैं टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर इन स्ट्रक्चर। बाकी ऑप्शंस में देखिए, ऑल सेल्स हैव न्यूक्लियस, नहीं, सारे सेल्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ऑल सेल्स आर राउंड इन शेप, नहीं, ये भी नहीं है। जरूरी नहीं सेल्स राउंड में शेप में हो, वो एलोंगेटेड भी हो सकते हैं, स्फेरिकल शेप के भी हो सकते हैं, लॉन्ग शेप भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एसिड रेन, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिस्पॉन्सिबल होता है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर के लिए। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट्स कम्युनिकेबल डिजीजेस। टाइफाइड, मलेरिया, एनीमिया, स्वाइन फ्लू। यहाँ पे हमको कम्युनिकेबल डिजीजेस बताने हैं जो कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड होते हैं। तो देखिए, टाइफाइड, मलेरिया, एनीमिया, स्वाइन फ्लू। एनीमिया तो खून की कमी जैसे बोलते हैं, ये कोई फैलने वाली बीमारी है नहीं, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो। यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया एंड पोलियो। ये है कम्युनिकेबल डिजीजेस। आगे भी देख लेते हैं। डायबिटीज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। फिर से एनीमिया आ गया ऑप्शन नंबर डी में, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच विद देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बताने हमको, तो ईस्ट का देखते हैं। ईस्ट का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है? ईस्ट का जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो है बर्डिंग के थ्रू। पोटैटो का वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, एल्गी का स्पोर फॉर्मेशन होता है, एल्गी का फ्रेगमेंटेशन होता है, और फंजाई का होता है स्पोर फॉर्मेशन। अब यहाँ पे इनको सीक्वेंस में लगाते हैं, देखते हैं कौन से ऑप्शन में ऐसे आंसर्स हैं। ए का 4, देखिए ए का 4 ऑप्शन नंबर डी में, ये ए का 4 इसी से पता चल जाएगा। बी का 1, सी का
3 और डी का 2. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. Amrita is trying to set up an electric circuit. She runs short of connecting wires. Which of the following materials can she use to complete the circuit? यहाँ पे बताना है कि कौन सी मटेरियल से जो सर्किट है वो कंप्लीट होगा. स्टील वायर, ग्लास रॉड, रबर पाइप एंड थिक थ्रेड. ग्लास रॉड से तो नहीं होगा, रबर पाइप से भी नहीं, थिक थ्रेड से भी नहीं, तो ऑप्शन बचा क्या? स्टील वायर. स्टील हमें पता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. सो द ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है हमसे. ये जो मिरर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट में साइंस के लिए, तो मिरर वाला चैप्टर ज़रूर पढ़ के जाइएगा. यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं. ए कॉन्केव मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज. ऑप्शन बी, ए कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज. सी, ए कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज. ए कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इरेक्ट इमेज. तो पहले तो हम देख लेते हैं कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है. कॉन्केव मिरर आपने देखे होंगे कार की हेडलाइट में, टॉर्च में, शेविंग मिरर और डेंटिस्ट के उसमें यूज़ किया जाता है. कौन सा मिरर? कॉन्केव मिरर, याद रखिएगा. और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो आपने देखे होंगे कार और बाइक वगैरह के रेयर व्यू मिरर के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, साइड मिरर के तौर पे. तो जो कॉन्केव मिरर होते हैं हमेशा याद रखना वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाते हैं और ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी बनाते हैं. ठीक है. लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर है, जो कि रियर व्यू मिरर जो हमारे बाइक्स वगैरह कार वगैरह में लगे होते हैं, ये सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाते हैं, सीधी इमेज बनाते हैं. और कैसी ऑब्जेक्ट से कैसी इमेज बनाते हैं? छोटी. तो अब इसमें हम ऑप्शंस में देखते हैं. ए कॉन्केव मिरर फॉर्म्स इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट स्टेटमेंट है. जो कॉन्केव मिरर होता है वो इरेक्ट और इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है. ऑप्शन बी भी देख लेते हैं. कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज. ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कभी भी उल्टी इमेज नहीं बनाता, वो हमेशा सीधी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. और उसका इमेज का जो साइज होता है वो कैसा होता है? छोटा होता है ऑब्जेक्ट से, डिमिनिश्ड. सी ऑप्शन देखते हैं. कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज. नहीं, कॉन्वेक्स मिरर अभी हमने बताया कि कैसी इमेज फॉर्म करता है वो, वर्चुअल एंड इरेक्ट. इन्वर्टेड तो करता ही नहीं है कॉन्वेक्स मिरर. इन्वर्टेड कौन करता है? कॉन्केव मिरर. एक कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज. ये भी रॉन्ग है. ऑलवेज हमेशा इरेक्ट इमेज ही नहीं बनाता, वो रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है. ठीक है. क्वेश्चन 11 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज फाउंड इन एंड्स स्टिंग. चींटी के डंक में देखा होगा कौन सा एसिड पाया जाता है, बताइए. ए फॉर्मिक एसिड, बी ऑक्सैलिक एसिड, सी एसिटिक एसिड या डी एस्कॉर्बिक एसिड. सो द राइट आंसर इज ए फॉर्मिक एसिड. एंड्स स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. 3.7 kg of fuel is completely burned to give off 1.665 into 10 to the power 8 joules of energy. The calorific value of fuel in standard unit is. यहाँ पे अपने नोट्स में आप 10 to the power 8 कर लेना. यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे. अब देखो, हमें कैलोरिफिक वैल्यू की यूनिट पता है क्या होती है? किलो जूल पर kg. ठीक है. अब देखो यहाँ पे किलो जूल तो दिया नहीं है, जूल में दे रखी है यूनिट. ठीक है. तो पहले हम जूल को किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे. जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1.665 इंटू 10⁻8 को 1000 से डिवाइड कर लेना है. डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो ऐसे होगा. ये देखिए, 1.665 इंटू 10⁻8 अपॉन 3.7 इंटू 1/1000. ठीक है. तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 45,000. जो कैलोरीफिक वैल्यू है इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है. कभी आपसे पूछा जाएगा कि बायोगैस की कैलोरीफिक वैल्यू बताओ, LPG CNG वगैरह की. कभी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाता है. और एक प्रीवियस ईयर पेपर में तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट पूछी गई थी, जो कि किलो जूल पर kg होती है, हमें पता है. ठीक है. तो आपको अगर यूनिट पता है तो आप यूनिट से भी इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मीरा साइकिल्स टू फ्रेंड्स हाउस 5 किलोमीटर अवे टू डिलीवर अ पैकेट.
शी गोज़ एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। हर एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल ट्रिप इज़, यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, उसकी एवरेज स्पीड पूछी गई है। तो देखिए 5 किलोमीटर उसको जाने में लगा, तो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ही वो उसने आने के लिए आई होगी। ठीक है, 5 किलोमीटर गई और 5 किलोमीटर वापस आई। लेकिन गई कैसे स्पीड से, जाते वक्त उसकी स्पीड कितनी थी, 12 किलोमीटर, और वापस आते वक्त कितनी स्पीड थी उसकी, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ठीक है, तो इसके लिए हमको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला रखना होगा, जो कि होता है एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस, अब देखिए टोटल डिस्टेंस क्या है, 5 किलोमीटर गई और 5 किलोमीटर में ही वापस आई। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो गई टोटल, 5 + 5 10, टोटल डिस्टेंस निकल गया, अपॉन टाइम, टोटल टाइम पूछा है। अब देखिए यहाँ पे जाने की और आने की स्पीड अलग अलग है, तो हम टाइम को डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं, T1 और T2 को लिख सकते हैं। तो देखिए 10 अपॉन डिस्टेंस क्या है, 5 + 5, और स्पीड कितनी थी उसकी जाने की, 12, और आने की कितनी थी, 8। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कुछ इस तरह आएगा, 240 अपॉन 25, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 9.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे आपको मेन ये चीज़ ध्यान में रखना है कि पूछा गया है हमसे एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस था उसका 5 + 5 10, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम में क्या रखा हमने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और उससे सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आएगा, 9.6 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन ओनली द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट पूछिए, मेजरिंग डिस्टेंस। तो अब देखते हैं, क्यूबिट, ईयर, लाइट ईयर, क्यूबिट, मीटर, लाइट ईयर, मीटर, हर्ट्स, क्यूबिट, मीटर, लाइट ईयर, हर्ट्स। तो ऑप्शन ए में देखो, एयर कोई यूनिट होती है, लाइट ईयर होती है, क्यूबिट होती है, बट एयर कोई यूनिट नहीं होती। सेकंड ऑप्शन में देखते हैं, क्यूबिट, मीटर, लाइट ईयर, हाँ ये डिस्टेंस मेज़र करने की यूनिट्स होती है। मीटर, हर्ट्स, क्यूबिट, हर्ट्स यहाँ पे डिस्टेंस मेज़र करने की स्पीड नहीं होती। हर्ट्स किसकी यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की। मीटर, लाइट ईयर, हर्ट्स, फिर से हर्ट्स आ रहा है, तो राइट आंसर क्या है हमारा। आपको इसमें आंसर्स ऐसे ही ढूंढने होते हैं और ऑप्शंस को एलिमिनेट करके। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। समीर रोल्स हिज मार्बल ऑन 3 डिफरेंट सरफेस इज स्प्रेड आउट ऑन द फ्लोर, सेलोफेन शीट, कारपेट, न्यूज़पेपर। ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, सेलोफेन शीट, कारपेट और न्यूज़पेपर। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द मार्बल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको इन 3 ऑब्जेक्ट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ को ले जाना है आपने इनको। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, पहले फ्रिक्शन हमको पता है एक अपोजिंग फोर्स होती है जो हमें चलने में हेल्प करती है। हम चलते आगे को हैं, लेकिन ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर को लगती है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अपोजिंग फोर्स बोलते हैं इसे। तो देखो, न्यूज़पेपर, कारपेट, सेलोफेन शीट। सेलोफेन शीट आपको पता होगा, जो पतली सी पॉलीथीन की तरह होती है, जो हम कभी किताब में कवर भी लगाते थे उनसे। सेकंड है सेलोफेन शीट, न्यूज़पेपर, कारपेट। थर्ड सेलोफेन शीट, कारपेट, न्यूज़पेपर। आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, छोटे से बड़ा। सबसे कम फ्रिक्शन किस में लगेगा और लास्ट में कौन सा आएगा, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन वाला। तो देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है सेलोफेन शीट, सबसे कम फ्रिक्शन लगेगा जिसमें, बहुत फिसलन भरा होगा ये। ठीक है, सेकंड न्यूज़पेपर, और लास्ट में कारपेट, जो कि बहुत खुरदुरी होगी और इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे लगेगा, ज़्यादा लगेगा।
तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। An object is moving linearly with the uniform velocity. If time is representing along x-axis, then which of the following statement is correct? पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। वो बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लीनियरली मूव कर रही है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है वो। इफ़ टाइम इज रिप्रेजेंटिंग अलोंग एक्स एक्सिस, अगर टाइम किस में रिप्रेजेंट हो रहा है, एक्स एक्सिस में, ये वाई एक्सिस है, ये टाइम हो रहा है, तो इधर क्या रिप्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली वेलोसिटी होगी। तो देखो उसने क्या बोला, कैसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, लीनियर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है बिल्कुल, ठीक है। बट देखो सपोज यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, 20 वेलोसिटी डिस्टेंस, ठीक है, ये 10 है, ये 20 है, यहाँ पे ये 30 है। तो देखो 20 से सीधा आगे को कांस्टेंट मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी पे कुछ फ़र्क पड़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन टाइम क्या हो रहा है उसका, यहाँ से क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। पहले उसने 10 तक मूव किया होगा, फिर 20 तक, फिर 30 तक, तो टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, और वेलोसिटी क्या है, वो कांस्टेंट है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, ऐसे कांस्टेंट बिल्कुल। तो अब हमें ग्राफ पता चल चुका है, अब हम इससे ऑप्शंस आसानी से पता लगा सकते हैं राइट आंसर का। तो देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। The distance time graph of the motion will be a straight line parallel to y axis. देखो पैरेलल किसके था वो, x एक्सिस के। वेलोसिटी किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, ये देखो, ठीक है। ये द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। जी हाँ, सी वाला ही यहाँ पे राइट आंसर है। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल था वो, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। यहाँ पे हमको बताना है, हमसे क्या पूछा गया है, नॉट, इस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसा कौन सा है जो पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट नहीं है, इनमें से बताना है, ठीक है। तो बताइए, कोक, बिटुमिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स। तो देखो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बिटुमिन है, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी है, और पैराफिन वैक्स भी है। तो हमसे क्या पूछा गया था, नॉट, तो कौन सा नहीं है, वो है कोक। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोक। ए ऑप्शन इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमन कीप्स अ प्लास्टिक बोतल, ए वुडन स्पून and a metallic spoon in a closed room overnight. The room temperature is 30 degrees Celsius. In the morning, he records the temperature of three objects T1, T2, T3. Which of the following likely represents the relation between them? देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, अमन ने 3 ऑब्जेक्ट्स एक बंद रूम में रख दिए, ठीक है, रात भर। वो 3 ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, प्लास्टिक बोतल है, वुडन की स्पून है, और मेटेलिक स्पून है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पूछा क्या गया है, और उस रूम का टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। इन द मॉर्निंग ही रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर ऑफ 3 ऑब्जेक्ट। तो उसने सुबह क्या किया, सुबह उसने इन तीनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर नापा, T1, T2 और T3। तो वो पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन दैम। उसने रात को जो ये ऑब्जेक्ट्स रखे, सुबह जब 30 डिग्री सेल्सियस के एक रूम में, तो सुबह जब उसने उनका टेम्परेचर ऑब्जर्व किया होगा, तो क्या ऑब्जर्व किया होगा उसने उनके टेम्परेचर में, ये आपको बताना है। T3 ग्रेटर दैन T2, T2 ग्रेटर दैन T1,
T1 इक्वल्स टू T2 और T2 स्मॉलर देन T3। ये आप देखिए ऑप्शंस। तो बताइए क्या चेंज आया होगा उन तीनों के टेम्परेचर में? कोई चेंज आया होगा? उनके उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, वो तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। हमें पता है जो टेम्परेचर एक्सचेंज होता है वो कैसा होता है? हाई टू लो की तरफ होता है। इनका टेम्परेचर एक्सचेंज तब तक हुआ होगा जब तक कि ये तीनों के टेम्परेचर क्या ना हो गए हों? इक्वल। तो इसलिए इसमें जो राइट आंसर है वो है T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू T3। तीनों का टेम्परेचर क्या आया होगा? इक्वल। ठीक है, सो द राइट वन इज ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, किसकी हेल्प से? बाय फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। फंजाई, राइजोबियम, वायरस या एल्गी? सोच कर बताइए इसका आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है एल्गी। एल्गी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इनमें और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स हेल्प पोलर बियर्स अडेप्ट इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस? ये लास्ट क्वेश्चन है। पोलर बियर से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनके एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में रहने के तरीके, कि कैसे ये वहाँ जिंदा रहते हैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में, इनके पास क्या क्या होते हैं, कैसे इनकी बॉडी टाइप होती है। तो देखिए, वाइट फर, लॉन्ग कर्व शार्प क्लॉज, फैट अंडर स्किन, वाइट फर, फ्लैट फीस, लेयर्स ऑफ फर, स्ट्रॉन्ग स्मेल, फ्लैट फीट, लेयर ऑफ फर्स। वाइट फर, फ्लैट फीट, फैट अंडर स्किन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। जो पोलर बियर होते हैं उसके वाइट फर होते हैं, लॉन्ग कर्व्ड शार्प क्लॉज होते हैं। ठीक है, पंजे जो होते हैं वो कर्व्ड ऐसे मुड़े हुए रहते हैं, और इनकी स्किन के नीचे फैट होता है। स्किन के अंडर क्या होता है? इनका चर्बी, फैट मौजूद होती है, जो इनको कि वहाँ एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में इनको गर्म रखने के लिए हेल्पफुल होती है फैट। तो आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप ऐसे प्रीवियस ईयर और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, पेपर देखना चाहते हैं साइंस के, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए बना सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।